आरव। रिवॉन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे। लगभग 1 घंटे से भी कम समय के बाद आरव की नजर में सर्किट कपाड़िया की आकृति दिखाई दी। तुम्हें वे सब नहीं मिले? सर्किट कपाड़िया के हाव भाव देखकर आरव को तुरंत एक गलत सा एहसास हुआ। ये मास्टर को उससे पूछना चाहिए। जैसे ही उसने बात की, आरव के सामने एक आकृति प्रकट हुई। ये सीसीर के अलावा और कौन हो सकता था? बस इतना था कि उसका शरीर इस समय घावों से भरा हुआ था। उसका चेहरा पहले से ही सूजा हुआ था। जाहिर है ये कुछ दिन बहुत सुखद नहीं रहे थे। दूसरी बार जब सीसीर ने आरव को देखा तो उसे लगा कि उसके अंदर बहुत सी भावनाएं उमड़ रही हैं और आंसू बह रहे हैं, लेकिन अब उनके पास उन्हें पकड़ने के लिए ज्यादा समय नहीं था। आरव ने कहा, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सीसीर, बातों को छोटा ही रखें। शाश्वत कपाड़िया शायद पहले ही कपाड़िया परिवार जनजाति में वापस आ गए होंगे। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। एल्डर दयाराम और बाकी प्रशिक्षु कहाँ गए? सीसीर चौंक गया और जल्दी से बोला, एल्डर दयाराम और बाकी लोगों को सेंट्रल कैपिटल ले जाया गया। कपाड़िया परिवार जनजाति के सदस्यों ने कहा कि उन्हें वहां गुलामों के रूप में बेचा जाना था। क्योंकि मेरा एक हाथ नहीं है, उन्हें लगा कि यह भद्दा है, इसलिए उन्होंने मुझे जनजाति में छोड़ दिया। अरे हाँ, ये कपाड़िया परिवार जनजाति के कुलपति हैं, जो व्यक्तिगत रूप से उन्हें वहां ले गए। आरव की भौहें सिकुड़ गई। इस आश्चर्य ने उसकी योजना को पूरी तरह से बाधित कर दिया। कपाड़िया परिवार जनजाति की हरकतें इतनी जल्दी क्यों थी? उन्हें नहीं पता होना चाहिए कि मैं उन्हें बचाने आ रहा हूं, है ना? आरव ने हैरान होकर कहा। सर्किट ने कहा, मास्टर से कोई लेना देना नहीं है, यह कुलपति का फैसला है। क्षेत्र मार्ग पहले से ही एक साथ जुड़ा हुआ है। उसे पहले क्षण में भगवान पवन दुनिया को रिपोर्ट करना चाहिए। इसलिए उन्होंने जनजाति के विशेषज्ञों और गुरु के साथी प्रशिक्षुओं के एक हिस्से को लाया और उसी रात केंद्रीय राजधानी की ओर रवाना हो गए। कुलपति? हाँ, कुलपति कपाड़िया परिवार जनजाति में सबसे मजबूत विशेषज्ञ है, एकमात्र सोल सागर क्षेत्र की शक्ति। हमारे कपाड़िया परिवार का मिशन 2 दुनियाओं के बीच के मार्ग की रक्षा करना है। इसलिए उन्होंने देरी करने की हिम्मत नहीं की और जितनी जल्दी हो सके इस मामले के बारे में महामहिम पवन सम्राट को रिपोर्ट करना पड़ा। आरव ने असहायता की लहर महसूस की। वास्तव में योजनाएं बदलावों को पकड़ नहीं सकती थी। उसने सोचा कि वो कपाड़िया परिवार जनजाति को पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर सकता है और अपने साथी प्रशिक्षुओं को बचा सकता है। कौन जानता था कि ऐसा कुछ वास्तव में होगा? इस तरह उन्हें आश्चर्यचकित करने की उनकी योजना पूरी तरह से विफल हो गई। आरव ने आह भरी और कहा, अब यहां ज्यादा देर नहीं रुका जा सकता। चूंकि एल्डर दयाराम और बाकी शिष्यों को पहले ही सेंट्रल कैपिटल में लाया जा चुका है, इसलिए हमें इस बारे में अभी और बात करनी है। आरव की आवाज अभी धीमी भी नहीं हुई थी कि थोड़ी दूर पर कपाड़िया परिवार की जनजाति से बिगुल की आवाज आई। अच्छा नहीं, शाश्वत कपाड़िया की हरकतें बहुत तेज है। लगता है कि उसे पहले ही पता चल गया है कि सर्किट कपाड़िया में कुछ गड़बड़ है। चलो जल्दी से चलते हैं, आरव ने कहा। शाश्वत कपाड़िया की ताकत सर्किट कपाड़िया की ताकत से कहीं ज्यादा थी। हालांकि आरव ने अब तक बढ़त हासिल कर ली थी, फिर भी वो शाश्वत कपाड़िया के मुकाबले में नहीं था। अभी सीधा टकराव किसी बुद्धिमान व्यक्ति का कदम नहीं था। कुछ ही दूर पर रेत के बादल छा रहे थे। कपाड़िया परिवार की जनजाति वास्तव में सीधे आरव की ओर बढ़ रही थी। सीसीर भी स्थिति देखकर बहुत चिंतित हो गया और बोला, जूनियर अप्रेंटिस भाई आरव, अब हमें क्या करना चाहिए? सर्किट कपाड़िया ने कहा, मास्टर, क्या हमें सेंट्रल कैपिटल की दिशा में भागना चाहिए? आरव ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, हम लेवल 4 आंधी क्षेत्र की ओर भागेंगे। सर्किट कपाड़िया, आप और सीनियर अप्रेंटिस भाई सीसीआर पहले स्थानिक आर्टिफैक्ट में प्रवेश करें। जैसा कि उसने कहा, आरव ने जोड़ी को स्थानिक आर्टिफैक्ट में स्थानांतरित कर दिया। शटरिंग स्पेस निष्पादित किया गया और वो नीले धुएं की एक लकीर में बदल गया जो बाहरी गेल क्षेत्रों की ओर भाग गया। 15 मिनट बाद शाश्वत कपाड़िया ने बाकी लोगों के साथ मिलन कपाड़िया को लाया और उस स्थान पर दिखाई दिया जहां आरव पहले था। शाश्वत कपाड़िया ने क्रूरता से थूका और उदास होकर कहा, सच में नहीं सोचा था कि सर्किट कपाड़िया वास्तव में देशद्रोही हो गया है। क्यों? मिलन कपाड़िया चुप रहा, लेकिन शाश्वत कपाड़िया के बगल में एक अन्य व्यक्ति ने कहा, शाश्वत कपाड़िया, कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता कि मुझे कहना चाहिए या नहीं। उस व्यक्ति का नाम जीवन कपाड़िया था।
वो भी सासवत कपाड़िया की तरह 5वें स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र का विशेषज्ञ था। कुलपति ने जनजाति के विशेषज्ञों को साथ लिया और सेंट्रल कैपिटल कपाड़िया परिवार जनजाति को छोड़ दिया। वो और सासवत कपाड़िया जनजाति में सबसे बड़ी ताकत वाले व्यक्ति बन गए। हाँ, जीवन कपाड़िया, हम भाइयों के बीच क्या नहीं कहना है। जगत कपाड़िया ने सिर हिलाया और कहा, जब मैंने पहले सर्किट कपाड़िया को देखा तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था, इसलिए मैंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब इसे देखकर लगता है कि वास्तव में सासवत कपाड़िया का चेहरा थोड़ा काला पड़ गया। वास्तव में क्या? ऐसा लगता है कि वो किसी के नियंत्रण में है। अब इसके बारे में सोचते हुए उसकी आंखें उस समय बहुत सुस्त थी। पहले जैसी ऊर्जा नहीं थी, क्योंकि उसने कहा था कि वो पहले उस अंतहीन दुनिया के बच्चे द्वारा घायल हो चुका था। मैंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जीवन कपाड़िया ने कहा। क्या आप कह रहे हैं कि उसके पास किसी ने गुलाम सी लगाई थी? शाश्वत कपाड़िया हैरान और परेशान हो गए। जीवन कपाड़िया ने अपना सिर हिलाया और कहा, केवल सर्किट ही बता सकता है कि वो ऐसा असामान्य कार्य क्यों करेगा। असंभव। वो बच्चा अभी अभी क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में घुसा है। वो संभवतः सर्किट कपाड़िया पर गुलाम सील कैसे लगा सकता है? सासवत कपाड़िया जीवन कपाड़िया को देखकर चिल्लाया, लेकिन जितना अधिक वो दहाड़ता उतना ही अधिक उसे अपराध बोध महसूस होता। सासवत कपाड़िया, मिलन कपाड़िया, सर्किट कपाड़िया और जगत कपाड़िया चचेरे भाई थे जो बचपन से ही एक साथ बड़े हुए थे। उनका रिश्ता बहुत अच्छा था। अब यह सुनकर कि सर्किट कपाड़िया पर वास्तव में किसी के द्वारा लगाई गई गुलाम मोहर थी, तो भला कोई कैसे क्रोधित न हो। जीवन कपाड़िया ज्यादा नहीं बोला। वो जानता था कि सासवत कपाड़िया वास्तव में पहले से ही उसके दिल में इस बात पर विश्वास करता था। ईमानदारी से कहूं तो जब उन्होंने सर्किट कपाड़िया देखी तो उन्होंने भी इस बारे में नहीं सोचा था। हालांकि उन्होंने सासवत कपाड़िया को पहले यह कहते हुए सुना था कि आरव बहुत चालाक था। जगत कपाड़िया की धारणा में आरव केवल एक आत्मा संघ क्षेत्र मार्शल कलाकार था। वो संभवतः एक मार्शल कलाकार पर 2 प्रमुख क्षेत्रों में दास की मुहर कैसे लगा सकता है, उससे भी ऊंचा। ये बहुत बेतुका था, लेकिन अभी यही एकमात्र स्पष्टीकरण था जो काम कर रहा था। धमाका। सासवत कपाड़िया जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और मुट्ठी जमीन पर पटक दी। पीली रेत उड़ उठी। आरव, अगर मैं तुम्हें पकड़ लूंगा तो मैं तुम्हारी खाल जरूर नोच लूंगा और तुम्हारी नसें भी निकाल दूंगा, सासवत कपाड़िया ने घृणा से अपने दांत पीसते हुए कहा। जीवन कपाड़िया ने सासवत कपाड़िया के कंधे पर थपथपाया और आह भरते हुए कहा, ठीक है, अभी ये कहने का समय नहीं है। सर्किट कपाड़िया के यहां पहुंचने के बाद उनकी आभा गायब हो गई। मेरी राय में उनके पास शायद कोई स्थानिक कलाकृति होगी। मैंने गार्ड से पूछा। जब सर्किट कपाड़िया बाहर आए तो वे अकेले थे। वह एक हाथ वाला गुलाम निश्चित रूप से एक स्थानिक कलाकृति के अंदर छिपा हुआ है। जाहिर है ये जीवन कपाड़िया सक्षम और चतुर था। वो निश्चित रूप से कपाड़िया परिवार जनजाति में एक बुद्धिमान सैन्य सलाहकार की तरह अस्तित्व में था। अन्यथा कुलपति संभवतः जनजाति को उसके पास छोड़कर अपने दिल को शांत नहीं कर सकते थे। तुलनात्मक रूप से जबकि शाश्वत कपाड़िया की युद्ध शक्ति अधिक थी, वो स्पष्ट रूप से बुद्धि के पहलू में थोड़ा कमतर था। जीवन कपाड़िया द्वारा इस तरह से बात किए जाने पर शाश्वत कपाड़िया अचानक चौंक कर जा गया। उसने जल्दी से कहा, ठीक है, अभी काम उस बदमाश को पकड़ने का है। मैं निश्चित रूप से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। उसे पहले से ही पता होना चाहिए कि उसके प्रशिक्षुओं का समूह पहले से ही सेंट्रल कैपिटल में लाया गया है। मैं तुरंत उस दिशा में पीछा करने के लिए लोगों को लेकर आऊंगा। जब वो बोल रहा था, शाश्वत कपाड़िया लोगों को लेकर सेंट्रल कैपिटल की दिशा में जाने वाला था। रुको, जीवन कपाड़िया ने कहा। हाँ, क्या? शाश्वत कपाड़िया ने सवालिया लहजे में पूछा। जीवन कपाड़िया ने कहा, हालांकि मैं उस आरव से कभी नहीं मिला, लेकिन आपने जो कहा उससे लगता है कि यह लड़का चालाक और साधन संपन्न होगा। हम जो सोच सकते हैं वो निश्चित रूप से उसके बारे में भी सोच सकता है। अगर हम सेंट्रल कैपिटल की दिशा में जाएं, तो हो सकता है कि यह बिल्कुल वैसा ही हो जैसा वो चाहता है। तुम्हारा मतलब है वो लेवल 4 गेल क्षेत्र की ओर जा रहा है? शाश्वत कपाड़िया ने हैरान होकर कहा। जीवन कपाड़िया ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे 80% यकीन है इस समय होशियार लोग सेंट्रल कैपिटल की दिशा में नहीं जाएंगे। ये अपने खुद के दाम की तलाश करने से अलग नहीं है। ऐसा क्यों न हो, मैं वापस जाऊंगा और एक भयंकर पवन गिद्ध को लेकर आऊंगा, लेकिन केवल तुम ही उसका पीछा कर सकते हो। आसमान में पीली रेत से भरी एक जगह पर एक व्यक्ति और एक गिद्ध हवा में उड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनकी गति बहुत तेज थी। भयंकर पवन गिद्ध भयंकर आंधी दुनिया में पैदा हुए देशी राक्षसी जानवर थे। वे न केवल तूफानी हवाओं में उड़ सकते थे, बल्कि ट्रैकिंग विशेषज्ञ भी थे। भयंकर पवन गिद्ध बहुत दुर्लभ थे। कपाड़िया परिवार जनजाति में भी केवल 2 भयंकर पवन गिद्ध थे। ये उनमें से एक था। ये उस स्थान के चारों ओर 2 बार चक्कर लगाता था,
जहां आरव पहले रुका था। फिर ये सीधे लेवल 4 गेल क्षेत्र की ओर उड़ गया। ये जीवन कपाड़िया के बिना पूर्व परामर्श के अनुमान के साथ पूरी तरह से मेल खाता था। शाश्वत कपाड़िया भयंकर पवन गिद्ध की पीठ पर बैठा था। उसकी दोनों आंखें हर जगह एक बाज की तरह देख रही थी, जो आरव की आकृति को ढूंढना चाहता था। उसने पहले ही 3 दिन और रात आरव का पीछा किया था, लेकिन उसे कोई निशान नहीं मिला। लेकिन वो जानता था कि भयंकर पवन गिद्ध के यहां होने से आरव बच नहीं सकता। इन 3 दिनों और रातों में भयंकर पवन गिद्ध को कई बार चक्कर लगाते हुए लाया गया। वो कई बार उसे ढूंढने के करीब पहुंचा, लेकिन आरव बाल बाल बच गया। साफ तौर पर आरव को पहले से ही पता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन ये ठीक ऐसा ही था कि शाश्वत कपाड़िया की हत्या की मंशा और भी मजबूत हो गई, क्योंकि आरव का भागना बहुत ही लक्षित था। ये सभी तरीके भयंकर पवन गिद्ध को आसानी से गुमराह करने के थे। आरव को ये तरीके पहले से पता नहीं हो सकते थे। उसने इन्हें केवल सर्किट कपाड़िया से ही सीखा होगा। इस बंदे ने वाकई सर्किट कपाड़िया को हुक्म चलाने वाले गुलाम की तरह समझा। कमीने, बस तुम रुको, जब तक मैं तुम्हें ढूंढूंगा। मैं तुम्हें जीने या मरने की इच्छा करने से रोक दूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी सार ऊर्जा कितनी देर तक टिक सकती है, या शायद तुम लेवल 5 के क्षेत्र में भागने की कोशिश कर सकते हो। शाश्वत कपाड़िया ने ठंडी हंसी के साथ कहा। ठीक इसी समय शाश्वत कपाड़िया का चेहरा बदल गया। असंख्य फूलों की पंखुड़ियां पता नहीं कब से आसमान में तैर रही थी और शाश्वत कपाड़िया को परत दर परत घेर रही थी। ये फूल की पंखुड़ियां लेवल 4 आंधी क्षेत्र की तेज हवा में बिल्कुल भी नहीं बिखरी और शाश्वत कपाड़िया की ओर बह गई। ये दृश्य देखकर शाश्वत कपाड़िया चौंके नहीं बल्कि प्रसन्न हुए। हे, आखिरकार एक चाल चलने से खुद को रोक नहीं पाए। लगता है कि आप अपनी सीमा तक पहुंच चुके हैं, है ना? अगर आप भागते रहेंगे तो शायद आप में हमला करने की ताकत भी नहीं होगी, है ना? हालांकि शाश्वत कपाड़िया की नजरें गहरी हो गई और उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र का एक नया टूटा हुआ लड़का वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी सार ऊर्जा को जुटाने में सक्षम है। यह वास्तव में मुझे आश्चर्यचकित करता है। सर्किट कपाड़िया ने तुम्हारे चाल में इसलिए गिर गया है ना? यह कहना ही होगा कि शाश्वत कपाड़िया की लड़ाकू प्रतिभा बहुत मजबूत थी। सिर्फ इस चाल, हजारों बहती पंखुड़ियों से वो सर्किट कपाड़िया के हारने का कारण निर्धारित कर सकता था। मुझसे निपटने के लिए इस चाल का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हो? हे, तुम अभी भी थोड़े अनुभवहीन हो। बात खत्म करते ही शाश्वत कपाड़िया की आभा अचानक फूट पड़ी। शक्तिशाली आभा क्षेत्र ने वास्तव में आकाश में भरी हुई फूलों की पंखुड़ियों को बहा दिया। पलक झपकते ही शाश्वत कपाड़िया ने स्वर्ग और पृथ्वी सार ऊर्जा का संग्रह पूरा कर लिया। केवल उसे हल्के से दबे पांव चलते हुए देखा और उसका पूरा शरीर हवा में ऊंचा उठ गया, भयंकर पवन गिद्ध से दूर उड़ते हुए। बार ड्रैगन समुद्र में जाता है। शाश्वत कपाड़िया ने भयंकर गर्जना की। मुट्ठी को बाहर निकालते हुए हवा के फटने की आवाजों की एक श्रृंखला सुनाई दी, जो आकाश में भरी हुई फूलों की पंखुड़ियों से टकराती रही जब तक कि वे चूर्ण विहीन नहीं हो गई। शाश्वत कपाड़िया के एक मुक्के ने वास्तव में हजारों बहती पंखुड़ियों को उड़ा दिया जो आरव संघ ने थी। एक मुट्ठी की ताकत अत्यधिक शक्तिशाली थी। अभी भी कायर बने रहोगे आरव? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे 5 उंगलियों के पहाड़ से बच सकते हो? शाश्वत कपाड़िया ने जोर से चिल्लाकर आरव पर दबाव डाला। गड़गड़ाहट। एक और मुक्का मारा गया। फूलों की ढेर सारी पंखुड़ियां बिखर गई। हाँ, क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में स्वर्ग और पृथ्वी सार ऊर्जा को संचालित करने में सक्षम होने के लिए मैं मानता हूं कि आप एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जिन्हें मैंने कभी देखा है, लेकिन आपको आज मरना ही होगा। शाश्वत कपाड़िया ने फिर से जोर से दहाड़ते हुए कहा और पहली बार मुक्का मारा। गड़गड़ाहट। सर्किट कपाड़िया मेरा भाई है जो बचपन से मेरे साथ बड़ा हुआ है। क्या तुम वास्तव में उस पर एक गुलाम सील लगाने की हिम्मत कर सकते हो? मैं तुम्हें मरने पर मजबूर कर दूंगा। एक और मुक्का। हर बार जब वो मुक्का मारता, शाश्वत कपाड़िया एक वाक्य कहता। ये आरव को उकसाने के लिए था और साथ ही उसके दिल में हत्या के इरादे को बाहर निकालने के लिए भी था। लेकिन ठीक उसी समय शाश्वत कपाड़िया की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। असीम फूल पंखुड़िया ने वास्तव में उसे छोड़ दिया और उस भयंकर पवन गिद्ध की ओर बढ़ गए। पता चला कि आरव का लक्ष्य शाश्वत कपाड़िया नहीं बल्कि भयंकर पवन गिद्ध था। बेटा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शाश्वत कपाड़िया चिंतित और क्रोधित था और चिल्लाया। शाश्वत कपाड़िया के पहले के 3 घूंसे बहुत शक्तिशाली थे। भयंकर पवन गिद्ध उसके हमलों का सामना करने में असमर्थ था, इसलिए वो भयंकर पवन गिद्ध से दूर भाग गया। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो बाघ को बहकाने के लिए आरव की चाल में फंस जाएगा। अब चाहे उसकी हरकतें कितनी भी तेज क्यों न हो, वो उसे पकड़ नहीं पाएगा। अनंत फूलों की पंखुड़ियां पहले से ही भयंकर पवन गिद्ध के चारों ओर लिपटी हुई थी। भले ही उसकी मुट्ठी मजबूत होती,
लेकिन वो सभी फूलों की पंखुड़ियों को कैसे उड़ा सकता था? लेकिन आरव शाश्वत कपाड़िया की भावनाओं की परवाह क्यों करता? उसका लक्ष्य शुरू से ही भयंकर पवन गिद्ध था। भयंकर पवन गिद्ध केवल टियर 3 राक्षसी जानवर था। ये 1000 बहने वाले पंखुड़िया के बराबर कैसे हो सकता है? 1000 बहने वाली पंखुड़िया, सिर काट दो। आरव अचानक पीली रेत से बाहर निकला और भयंकर रूप से चिल्लाया। असीम फूलों की पंखुड़िया असंख्य छोटी ब्लेड की तरह थी, जो उस भयंकर पवन गिद्ध की ओर बढ़ रही थी। चीखें! भयंकर पवन गिद्ध ने हल्के से चिल्लाया और अपने पंखों को बेतहाशा फड़फड़ाया। इन फूलों की पंखुड़ियों को भगाने की कोशिश की, लेकिन दुख की बात है कि ये साधारण फूलों की पंखुड़ियां नहीं थी, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी की सार ऊर्जा से बनी थी। प्रत्येक पंखुड़ी बेहद मंत्रमुग्ध करने वाली थी, लेकिन खतरनाक भी थी। भयंकर तूफानों में केवल चीरने की आवाजें आती रहीं। जब फूल की पंखुड़ियां बिखर गई तो केवल पंख ही बचे थे, जो आसमान में छा गए और खून से लथपथ भयंकर पवन गिद्ध तूफानी हवाएं गिर रही थी और पक्षियों के पंख हवा के साथ उड़ गए। बहुत शानदार लग रहे थे। इसके तुरंत बाद एक छींटे की आवाज सुनाई दी। भयंकर पवन गिद्ध की लाश जमीन पर गिर गई। जब शाश्वत कपाड़िया ने यह दृश्य देखा तो उसका चेहरा बहुत पहले ही पैंट के निचले हिस्से की तरह काला हो गया था। जब भयंकर पवन गिद्ध अविश्वसनीय रूप से कीमती था। आरव ने वास्तव में इसे मुर्गे को मारने की तरह ही मार डाला। शाश्वत कपाड़िया हवा में खड़े थे, एक क्रोधित राक्षस देवता की तरह दिख रहे थे। क्या आपको लगता है कि आप भयंकर पवन गिद्ध को मारकर बच सकते हैं? शाश्वत कपाड़िया ने आरव से कहे गए प्रत्येक शब्द पर जोर दिया, लेकिन आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, बेझिझक पीछा करो और छिपो। बात खत्म करके आरव ने अपनी लंबी तलवार रखी और भागने के लिए मुड़ गया। शटरिंग स्पेस की तीसरी परत पूरी ताकत से दिखाई दी। आरव बिना किसी निशान के तुरंत गायब हो गई। जब शाश्वत कपाड़िया ने आरव की गति देखी तो वो चुपके से चौंक गया। उसने तुरंत लापरवाह होने और पूरी गति से उसका पीछा करने की हिम्मत नहीं की। ये बदमाश, क्या यह संभव है कि उसने एक जोड़ी पैरों पर भरोसा किया और 3 दिन और रात मेरे साथ चक्कर लगाया? शाश्वत कपाड़िया ने इस संभावना के बारे में सोचा और अंदर से चौंक गया। हालांकि भयंकर पवन गिद्ध तीसरे स्तर का राक्षसी जानवर था, लेकिन तूफानी हवाओं में इसकी उड़ान की गति सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के मार्शल कलाकारों से धीमी नहीं थी। यह पहले स्तर और दूसरे स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के मार्शल कलाकारों से भी तेज था। लेकिन ऐसी गति वास्तव में आरव की जोड़ी पैरों को नहीं पकड़ सकती थी। आखिर इस बदमाश की गति कितनी तेज है? शाश्वत कपाड़िया की गति स्वाभाविक रूप से कहने की जरूरत नहीं थी। तीसरे स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र एल्डर दयाराम और एल्डर शिवम उसकी गति का अनुसरण नहीं कर सके। यह देखा जा सकता था कि वह कितना तेज था। शाश्वत कपाड़िया ने देखा कि आरव की गति आश्चर्यजनक थी और इस समय भी पीछे हटने की हिम्मत नहीं हुई। उसने अपनी अधिकतम गति से आरव का पीछा किया। भयंकर पवन गिद्ध पहले ही मर चुका था। अगर शाश्वत कपाड़िया आरव को खो देता तो शायद वो उसे फिर से नहीं पा सकता, जबकि आरव की वर्तमान गति बेहद आश्चर्यजनक थी। फिर भी दोनों लोगों के बीच की दूरी लगातार कम होती जा रही थी। धीरे धीरे शाश्वत कपाड़िया पहले से ही आरव के पीछे का दृश्य देख सकता था। अनजाने में उसके मुंह के कोने से एक मुस्कुराहट की झलक निकल गई। भागो, भागते रहो, मैं देखता हूं तुम कहां तक भाग सकते हो, शाश्वत कपाड़िया ने एक घिनौनी हंसी के साथ कहा। हालांकि उसके चेहरे पर मुस्कान तुरंत जम गई। न जाने कैसे उसने देखा कि आरव एक बार फिर से उससे दूर चला गया। हालांकि शाश्वत कपाड़िया एक क्लोज कॉम्बैट मार्शल आर्टिस्ट था, लेकिन उसकी मुट्ठी दूर से हमला कर सकती थी। जब तक आरव उसके हमले की सीमा में आया, शाश्वत कपाड़िया को उसे पकड़ने की भी जरूरत नहीं थी ताकि वो उसे मार सके। लेकिन जैसे ही आरव उसके हमले की सीमा में आया, उसने वास्तव में अपनी गति बढ़ा दी। इससे शाश्वत कपाड़िया इतना निराश हो गया कि वो घुट सकता था। ये लड़का, उसने कितने कार्ड नहीं खेले हैं? फर्स्ट लेवल क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में इतनी तेज गति कैसे संभव है? शाश्वत कपाड़िया को लगा कि ये समझ से परे है, लेकिन ये एक सच्चाई थी। अगर वो नहीं भी समझता तो भी उसके पास कोई विकल्प नहीं था। एक ऐसे पात्र के सामने जो पहले कीमिया सम्राट था, शाश्वत कपाड़िया द्वारा स्थिति को न समझ पाना अप्रत्याशित नहीं था। इस बार रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश करते हुए आरव ने पर्याप्त तैयारी की। रवाना होने से पहले उसने पूरे 5 लाख योगदान अंक खर्च किए और उन सभी का इस्तेमाल औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए टियर 3 औषधीय जड़ी बूटियों के बदले में किया। पहले 3 दिन और रात पीछा करते हुए आरव शटरिंग स्पेस को अंजाम देने के लिए पूरे समय अपनी सार ऊर्जा को प्रज्वलित कर रहा था। इस यात्रा के लिए उसने जो सबसे पर्याप्त तैयारी की वो सार ऊर्जा से औषधीय गोलियां ठीक करना था। बस उसने औषधीय गोलियां निगल ली और अब तक भागता रहा। सर्किट कपाड़िया से प्राप्त भयंकर पवन गिद्ध ज्ञान पर भरोसा करते हुए वो 3 दिन और रात तक शाश्वत कपाड़िया के साथ
बलपूर्वक चक्कर लगाता रहा। लेकिन ये पहले से ही सीमा है। भयंकर पवन गिद्ध की गति बहुत तेज थी। भले ही आरव की गति स्वर्ग को चुनौती देने वाली थी, लेकिन अब तक टिके रहना पहले से ही बहुत असाधारण था। आरव जानता था कि वो बच नहीं सकता, इसलिए उसने घात लगाकर भयंकर पवन गिद्ध को खत्म करने की योजना बनाई। लेकिन भयंकर पवन गिद्ध को खत्म करने के बाद आरव को सीधे सास्वत कपाड़िया से भिड़ना पड़ेगा। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वो सास्वत कपाड़िया के मुकाबले में नहीं था। पहले की लड़ाई में भी कई समस्याएं स्पष्ट रूप से दिखाई दी। 1000 बहने वाली पंखुड़ियां जो सर्किट कपाड़िया को आश्चर्यचकित करके उसे परास्त कर सकती थी, सास्वत कपाड़िया के सामने अप्रभावी थी। इसलिए उसके पास केवल एक ही रास्ता था, भागो। गति तकनीकों की तुलना करें तो आरव भयंकर पवन गिद्ध से भी थोड़ा कमतर था। शाश्वत कपाड़िया की तो बात ही छोड़िए। चाहे वो सार ऊर्जा हो या पवन की अवधारणा के प्रति समझ, आरव शाश्वत कपाड़िया से मेल नहीं खा सकता था। लेकिन आरव के पास औषधीय गोलियां थी। टियर 3 औषधीय गोली, बूस्ट पिल। ये हस्ट पिल टियर 3 औषधीय गोलियों में बहुत ही स्वर्ग विरोधी थी। ये मार्शल कलाकार के शरीर में मेरिडियन और एक्यूपॉइंट को उत्तेजित करके उसकी गति को दोगुना कर सकती थी। केवल आरव ही ऐसे विकृत औषधीय प्रभाव को भी परिष्कृत कर सकता था। एक कीमिया ग्रैंडमास्टर की अदलाबदली करके वो शायद ज्यादा से ज्यादा हाई ग्रेड बूस्ट पिल्स को ही परिष्कृत कर सकता था, जिसमें केवल 50% की गति वृद्धि थी। बेशक 50% की गति वृद्धि पहले से ही सामान्य अर्थों में बहुत ही स्वर्ग विरोधी थी। सिवाय इसके कि आरव द्वारा परिष्कृत की गई बूस्ट पिल सभी बेहतर ग्रेड की औषधीय गोलियां थी। ट्रांसमिशन कॉन्सेप्ट के तहत एसेंस एनर्जी इग्निशन, साथ ही शटरिंग स्पेस मूवमेंट तकनीक, साथ ही बेहतर ग्रेड बूस्ट पिल्स ने आरव की गति को सामान्य की तुलना में कई गुना बढ़ा दिया। उसने एक बार में ही सास्वत कपाड़िया के बीच की दूरी बढ़ा दी। सास्वत कपाड़िया को इस समय खून की उल्टी करने का आवेग था। उसने देखा कि आरव उसके हमले की सीमा में प्रवेश करने वाला था, लेकिन उसने उसे तुरंत ही हिला दिया और सास्वत कपाड़िया की मूवमेंट तकनीक पहले से ही सबसे तेज हो गई थी। देखने पर उसके और आरव के बीच की दूरी वास्तव में और भी बढ़ रही थी। 5वें स्तर का सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र वास्तव में पहले स्तर के क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र को नहीं पकड़ पाया। कोई भी इस दृश्य को कैसे भी देखे, ये कुछ हद तक हास्यास्पद था। इस बदमाश ने निश्चित रूप से किसी तरह की रहस्यमय कला का प्रदर्शन किया है। वो इसे लंबे समय तक बनाए नहीं रख सकता। मुझे विश्वास नहीं होता कि आप इस गति को बनाए रख सकते हैं, सास्वत कपाड़िया ने खुद से सोचा। हालांकि परिणाम ने सास्वत कपाड़िया को बहुत निराश किया। आरव के पैरों की जोड़ी ऐसे दौड़ी जैसे उन्हें कभी थकान का एहसास ही न हो। एक दिन बीतने के बाद सास्वत कपाड़िया न केवल आरव को पकड़ने में विफल रहा, बल्कि उसने इसके बजाय एक बड़ी दूरी बना ली। सास्वत कपाड़िया बहुत चिंतित होने से खुद को नहीं रोक सका। अगर वो आरव की अपनी धारणा खो देता तो इस स्थिति में भयंकर पवन गिद्ध के बिना वो आरव का पता नहीं लगा पाता। लानत है, इस बदमाश ने किस तरह की दुष्ट कला का इस्तेमाल किया। वो वास्तव में इतने लंबे समय तक इस तरह की गति बनाए रखने में सक्षम है। कोई रास्ता नहीं। अगर ये इसी तरह जारी रहा तो मैं उसे खो दूंगा। पूरी ताकत लगाओ, मुझे इस लड़के को मारना ही होगा। सास्वत कपाड़िया ने अपना संकल्प लिया। अपनी जीभ काटते हुए उसने अपने पेट में महत्वपूर्ण रक्त सार की एक बूंद निकल ली। ये बदमाश वास्तव में मुझे अपना महत्वपूर्ण रक्त सार जलाने के लिए मजबूर कर रहा है। जब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा तो मैं तुम्हें इस दुनिया में पैदा होने का पछतावा जरूर करवाऊंगा। सास्वत कपाड़िया ने घृणा में अपने दांत पीसते हुए कहा। मार्शल कलाकारों का महत्वपूर्ण रक्त सार बेहद कीमती होता है। एक बार ये खो जाने के बाद इसे फिर से भरना बेहद मुश्किल होगा, और एक बार महत्वपूर्ण रक्त सार की हानि एक निश्चित राशि से अधिक हो जाने पर मार्शल कलाकार को खेती के दायरे में गिरने का भी खतरा था। महत्वपूर्ण रक्त सार के पेट में पहुंचने के साथ सास्वत कपाड़िया की गति तुरंत बढ़ गई। जंगली पीछा के तहत उसने वास्तव में अपने और आरव के बीच की दूरी को धीरे धीरे कम कर दिया। इसके अलावा सास्वत कपाड़िया को खुशी हुई कि आरव की गति धीरे धीरे धीमी होती जा रही थी। इन परिवर्तनों के साथ पकड़ में आ जाना चाहिए। आरव को कुछ अपरिहार्य लग रहा था। बेटे, इस बार तुम आखिरकार और सहन नहीं कर सकते, है ना? हाँ, सास्वत कपाड़िया ने चुपके से ताकत जुटाई और आरव को एक घातक झटका देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन ठीक इस पल आरव की गति एक बार फिर आसमान छू गई और वास्तव में बिल्कुल शुरुआत के जैसी गति पर आ गई। सास्वत कपाड़िया ने जो रक्त सार जलाया था वो धीरे धीरे खर्च हो रहा था। उसकी गति भी स्वाभाविक रूप से धीमी होती जा रही थी। दो लोगों की गति, एक आगे दूसरा पीछे, व्यावहारिक रूप से एक समान थी। लेकिन इस बार सास्वत कपाड़िया ने आखिरकार स्पष्ट रूप से देखा। आरव ने अभी अभी लगातार 2 औषधीय गोलियां निगल ली। इससे अनजाने में ही उसे गलत शब्द से कोसने का आवेग आ गया।
इस बच्चे ने आखिर कौन सी औषधि की गोली खाई है? वास्तव में इतना विकृत प्रभाव? ठीक इसी तरह आरव और शाश्वत कपाड़िया एक के पीछे एक उजाड़ और निर्जन लेवल 4 गेल क्षेत्र में तेजी से भागे। कभी कभी आरव की गति थोड़ी तेज होती थी, जिससे शाश्वत कपाड़िया पीछे रह जाता था। कभी कभी शाश्वत कपाड़िया की गति थोड़ी तेज होती थी, जो लगभग आरव को पकड़ लेती थी। एक बार शाश्वत कपाड़िया लगभग हमले की सीमा में पहुंच गया था, जिससे आरव को तब तक डर लगा जब तक कि वो भी ठंडे पसीने में नहीं डूब गया। उस समय से आरव ने अब दवा के असर के कम होने तक बूस्ट पिल खाने की हिम्मत नहीं की। जब तक उसकी गति थोड़ी कम होती, वो तुरंत एक गोली निगल लेता। दोनों एक दूसरे से दौड़ते हुए 3 दिन और 3 रातों तक इसी तरह उन्मत्त होकर दौड़ते रहे। वे कितनी दूर तक भागे, इसकी बारीकियां वे दोनों पहले से ही ठीक से याद नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वे महसूस कर सकते थे कि तूफानी हवाएं और तेज होती जा रही है। वे जल्द ही लेवल 5 गेल क्षेत्र में प्रवेश करने वाले थे। लेवल 5 गेल क्षेत्र क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र मार्शल कलाकारों के लिए एक निषिद्ध क्षेत्र था। शाश्वत कपाड़िया जैसे सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र विशेषज्ञ भी बहुत गहराई तक जाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। एक बार जब यह उनकी क्षमता की सीमाओं को पार कर गया, तो शाश्वत कपाड़िया को केवल हवा के ब्लेड उपकरण द्वारा विखंडित होने का परिणाम मिलेगा। आरव, आगे लेवल 5 गेल क्षेत्र है। मैं देखूंगा कि तुम अभी भी कहां तक भाग सकते हो। तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि लेवल 5 गेल क्षेत्र क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र के लिए एक निषिद्ध क्षेत्र है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम बिना विरोध किए आज्ञाकारी रूप से खुद को पकड़ दो। मैं इसे तुम्हारे लिए दर्द रहित बना दूंगा। शाश्वत कपाड़िया चिल्लाया। मेरे, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? मैं तूफानों से मर जाना पसंद करूंगा, न कि रुकना। बस ये सब छोड़ दो। अगर तुम्हें क्षमता है तो पीछा करो। मैं देखूंगा कि तुम कितना खून जला सकते हो। आरव की आवाज बहुत दूर से आई। सच में इस समय तक आरव और शाश्वत कपाड़िया अपनी सीमा के करीब पहुंच चुके थे। आरव की औषधीय गोली भले ही अब स्वर्ग विरोधी हो, लेकिन लगातार खाते रहना भी असंभव था। इसके अलावा उसके हाथों में मौजूद हस्ट पिल्स पहले से ही काफी हद तक खत्म हो चुकी थी। इस तरह दिन रात दौड़ते हुए आरव ने कम से कम 20 हस्ट पिल्स खा ली। उसके शरीर पर बोझ पहले से ही अपनी सीमा पर था। शाश्वत कपाड़िया की स्थिति भी कुछ बेहतर नहीं थी। उसने पहले ही अपने रक्त का लगभग 10% हिस्सा जला दिया था। यह पहले से ही उसकी सीमा थी। अगर वो और जलाता तो उसका खेती खत्म होने का खतरा था। इसके अलावा इस तरह उन्मत्त होकर भागते हुए वो पहले ही अपनी सीमा पर पहुंच चुका था। अब उनकी गति पहले की तुलना में काफी कम हो गई थी। उनके शरीर पर बोझ पहले से ही चरम पर था। अब वे इस बात पर लड़ रहे थे कि किसकी इच्छा शक्ति अधिक दृढ़ है। जो भी ढील देगा, दूसरा पक्ष जीत जाएगा। तुलना में आरव की कठिनाई थोड़ी अधिक थी, क्योंकि पहले के 3 दिन और रात को जोड़कर वो पहले से ही 6 दिन और रात तक बिना रुके दौड़ रहा था। लगातार 20 बूस्ट पिल्स खाने से न केवल उसका शरीर अपनी सीमा तक पहुंच गया, बल्कि इससे औषधीय गोलियों का असर भी बहुत कम हो गया। लेकिन वो राहत की सांस नहीं ले सका, क्योंकि कीमत थी मौत। बेटा, क्या तुम सच में अब और जीना नहीं चाहते? आगे लेवल 5 गेल क्षेत्र है। अपनी ताकत के साथ अंदर जाने का मतलब है निश्चित मृत्यु। शाश्वत फिर से चिल्लाया। बकवास बंद करो। अगर तुम्हें क्षमता है तो पीछा करो। अगर तुम्हें क्षमता नहीं है तो इस छोटे भगवान के लिए अपना मुंह बंद करो। मैं नहीं रुकूंगा, आरव ने दांत पीसते हुए कहा। आरव ने भी नहीं सोचा था कि यह शाश्वत कपाड़िया इतना जिद्दी है कि एक ही सांस में अब तक उसका पीछा कर रहा है। वो सिर्फ दांत पीस सकता था और अंत तक उसका साथ दे सकता था। लेकिन इस बार शाश्वत कपाड़िया ने गाली गलौज नहीं की। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने फिर कहा, बच्चे, मैं मानता हूं कि तुम में बेमिसाल प्रतिभा है। जब तक तुम हमारी भयंकर आंधी दुनिया में शामिल होने के लिए तैयार हो, मैं बीती बातों को भूल सकता हूं। इसके अलावा मैं तुम्हें भगवान पवन सम्राट से सिफारिश करूंगा। तुम्हारी प्रतिभा के साथ भगवान पवन सम्राट तुम्हें अपना शिष्य बना सकते हैं। उस समय तुम असीम साधना संसाधनों का आनंद ले सकते हो। आरव भी एक पल के लिए अपनी तरफ से सोच में पड़ने की हरकत की। उसने अपना मुंह खोला और पूछा, क्या तुमने जो कहा वो सच है? जब शाश्वत कपाड़िया को लगा कि उम्मीद है, तो वो अपने दिल में खुशी मनाए बिना नहीं रह सका। बेशक ये सच है। आप क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में स्वर्ग और पृथ्वी सार ऊर्जा को जुटा सकते हैं। भविष्य में आप निश्चित रूप से एक अद्वितीय पावर हाउस होंगे। आपको यहां खुद को क्यों खत्म करना है? भगवान पवन सम्राट एक असीम क्षेत्र के पावर हाउस है। उनके संवारने से आपके पास अगली पीढ़ी के पवन सम्राट बनने की संभावना भी हो सकती है। निचले लोकों में असीम क्षेत्र, ये 2 शब्द दुनिया के प्रति तिरस्कार दिखाने का प्रतिनिधित्व करते थे। इसका का अर्थ था प्रतिभा, और प्रतिभा ही है। ये शिखर पर अकेलेपन का प्रतीक था। कोई भी असीम क्षेत्र के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकता था, खास तौर पर आरव, जो इस समय एक निराशाजनक स्थिति में था।
असीम क्षेत्र का आकर्षण और भी अधिक प्रभाव पैदा कर सकता था। बस इतना था कि शाश्वत कपाड़िया को यह नहीं पता था कि असीम क्षेत्र आरव की नजर में लगभग एक पाद के समान था। अगर वो अवधारणाओं की समझ की उपेक्षा करता तो आरव दिव्य राजा क्षेत्र तक साधना करने के लिए भी बहुत अधिक समय नहीं लगाता। उसकी नजर में असीम क्षेत्र बहुत आसान था। तो तुम प्रकृति को साक्षी मानकर कसम खाओ, तभी मैं तुम पर विश्वास करूंगा। आरव थोड़ा हिचकिचाया। यह सुनकर शाश्वत कपाड़िया बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने उदासीनता से कहा, यह कोई समस्या नहीं है, क्यों ना हम पहले रुके। आगे बढ़ते हुए लेवल 5 गेल क्षेत्र पहले से ही है। ठीक है, मैं 3 तक गिनता हूं, हम साथ में रुकते हैं, आरव ने कहा। ठीक है। शाश्वत कपाड़िया की आंखों में चमक आ गई। उसने अपने दिल में हत्या के इरादे को रोकने की पूरी कोशिश की, जबकि उसने वास्तव में अपने शरीर में सभी सार ऊर्जा को चुपके से घुमाया और आरव को एक निश्चित घातक प्रहार करने के लिए तैयार हो गया। 1, 2। आरव की आवाज इत्मीनान से आई। शाश्वत कपाड़िया ने पहले से ही अपनी मुट्ठी की गति को इकट्ठा कर लिया था। उसे बस आरव के रुकने का इंतजार करना था और वो तुरंत फट जाएगा और उसे मार देगा। 3। लेकिन जब उसने 3 तक गिनती की तो आरव ने उसके मुंह में 2 और औषधीय गोलियां फेंक दी। न केवल वो नहीं रुका, बल्कि वो और भी तेजी से भागा। शाश्वत ने सोचा कि आरव उसके झांसे में आ गया है और उसने बहुत पहले ही अपनी मुट्ठी को पूरी तरह से चार्ज कर लिया था। यह दृश्य देखकर शाश्वत कपाड़िया की आंखें बड़ी हो गई और उन्होंने शीघ्रता से बलपूर्वक संचित सार ऊर्जा को नष्ट कर दिया। फिर भी शक्तिशाली प्रतिक्रिया ने शाश्वत कपाड़िया को कुछ आंतरिक चोटें पहुंचाई। इसके लिए शाश्वत कपाड़िया की गति भी प्रभावित हुई। जोड़ी ने एक बार फिर से दूरी को बढ़ा दिया। इससे शाश्वत कपाड़िया इतने क्रोधित हो गए कि उनके दांत पीसने की आवाज आने लगी। इस बदमाश ने यह सब जानबूझकर किया। तुमने मुझे धोखा दिया। शाश्वत कपाड़िया ने गुस्से से दहाड़ लगाई। क्या तुम भी नहीं रुके? तुमने मुझे क्यों धोखा नहीं दिया? तुमने फिर से दवा की गोलियां खा ली। तुम पहले रुक जाओ, मैं रुक जाऊंगा जब तुम रुकोगे। शाश्वत कपाड़िया कैसे रुकने की हिम्मत कर सकता था? यह बदमाश चालाकी से भरा हुआ था, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। लेकिन वे एक पल में लेवल 5 गेल क्षेत्र यानी कि आंधी क्षेत्र में प्रवेश करने वाले थे। उसकी वर्तमान स्थिति में लेवल 5 क्षेत्र में प्रवेश करना बहुत खतरनाक था। अगर आरव ने वाकई अपनी जान की परवाह नहीं की और प्रवेश किया, तो क्या वो प्रवेश कर रहा था या नहीं? आरव अभी बेतहाशा भाग रहा था। तभी अचानक तेज हवा का एक झोंका आया, जिससे उसका दम घुटने लगा और वो खांसने लगा और लगभग जमीन पर गिर गया। इस लेवल 5 गेल क्षेत्र की तूफानी हवाएं वास्तव में पहले जैसी नहीं है। अंत में आरव ने लेवल 5 आंधी क्षेत्र में कदम रखा। सर्किट कपाड़िया ने जो कहा उसके अनुसार लेवल 4 आंधी क्षेत्र से लेवल 5 आंधी क्षेत्र तक एक महत्वपूर्ण मोड़ था। लेवल 5 तूफानी हवाओं की ताकत पहले की तुलना में कई गुना अधिक थी। यहां तक कि सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र भी जल्दबाजी में अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर सका। लेवल 5 तूफानी हवा के ब्लेड भौतिक रूप धारण करने के करीब थे। मार्शल आर्टिस्ट अंदर होने के कारण ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें एक असीम ब्लेड संरचना में रखा गया हो। इसके अलावा लेवल 5 तूफानी हवाएं मार्शल आर्टिस्ट की सुरक्षात्मक सार ऊर्जा को भी नष्ट कर सकती थी। यदि वे बहुत लंबे समय तक रुके तो निस्संदेह वे बिना किसी कब्रिस्तान के मर जाएंगे। सर्किट कपाड़िया की ताकत के साथ वो लेवल 5 गेल क्षेत्र में भी केवल एक दिन के लिए रुकने की हिम्मत कर पाया। इससे अधिक समय तक और वो वहां से नहीं निकल पाएगा। अब जब आरव ने खुद इसका अनुभव किया तो वास्तव में यह प्रतिष्ठा की भावना थी जो मुठभेड़ से बेहतर नहीं थी। आरव की पवन की अवधारणा की समझ कम नहीं, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगा कि उसने अपनी क्षमता से ज्यादा काफी कुछ कर लिया है। लेकिन अब वो पीछे नहीं मुड़ सकता था, वो सिर्फ अंदर ही अंदर भाग सकता था। आरव को लेवल 5 आंधी क्षेत्र में सिर के बल गिरते देख शाश्वत कपाड़िया के चेहरे पर चमक आ गई। थोड़ा हिचकिचाते हुए उसने भी अपने दांत पीस लिए और अंदर घुस गया। अपनी वर्तमान शारीरिक स्थिति के साथ वो लेवल 5 आंधी क्षेत्र के अंदर ज्यादा से ज्यादा एक दिन तक रह सकता था। अगर वो एक दिन के भीतर आरव को नहीं मार सकता तो परिणाम इतना भयानक होगा कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेवल 5 आंधी क्षेत्र में कदम रखते ही शाश्वत कपाड़िया सिर्फ पीछे हटने के सभी रास्ते काट सकता था। लेकिन जैसे ही वो लेवल 5 आंधी क्षेत्र में दाखिल हुआ, शाश्वत कपाड़िया अचंभित रह गया। आरव गायब हो गया। आरव वास्तव में उसकी समझ से गायब हो गया। यह कैसे संभव था? लेवल 5 आंधी क्षेत्र में प्रवेश करने वाले आरव और उनके बीच केवल फ्रंट फुट और बैक फुट के बीच का समय का अंतर था। आरव इतने कम समय में निम को कैसे हरा सकते थे? अचानक शाश्वत कपाड़िया के दिल की गहराई से घबराहट नामक एक प्रकार की भावना उमड़ पड़ी। बिना आराम के इन कुछ दिनों में आरव का पीछा करना और अपने महत्वपूर्ण रक्तसार का लगभग 10% खोना वास्तव में किसी के दिल का खून बहाने जैसा था।
और अब उसने वास्तव में आरव को खो दिया। शाश्वत कपाड़िया अभी एक जुआरी की तरह था। इन कुछ दिनों और रातों के दौरान उसने अपना भाग्य थोड़ा थोड़ा करके दांव पर लगाया। अब उसे अचानक पता चला कि उसने सब कुछ खो दिया है, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं किया है। इस तरह का एहसास एकदम नरक में गिरने जैसा था। इस तरह की हिचकिचाहट और शक्तिहीनता ने उसे अपने दिल की गहराई से आतंकित कर दिया। आरव, आरररवव। शाश्वत कपाड़िया ने प्रचंड हवाओं में दहाड़ लगाई, लेकिन उसे जवाब केवल प्रचंड तूफानों की सीटी से मिला। शाश्वत कपाड़िया की आंखें एक बार में लाल हो गई। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। तुम एक प्रथम स्तर के क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र, इस स्तर 5 के तूफानी क्षेत्र में आसमान तक जा सकते हो। अगर मुझे आज 3 फीट जमीन के नीचे भी खोदना पड़े तो मैं तुम्हें खोद कर निकालूंगा। अगर तुम्हें क्षमता है तो तूफानी हवाओं से टुकड़े टुकड़े मत हो जाना। शाश्वत कपाड़िया पागलों की तरह बेतहाशा भागा आरव को ढूंढने के लिए, लेकिन ऐसा लगा जैसे आरव हवा में गायब हो गया हो। चाहे उसने अपनी समझ को कैसे भी व्यक्त किया हो, चारों ओर कोई नहीं था। आरव, कहाँ छुपे हो, बाहर निकलो। शाश्वत कपाड़िया जंगली जानवर की तरह चिल्लाया। अभी भी कोई ऐसा नहीं था जिसने उसे जवाब दिया हो। ऐसा लग रहा था कि वो पूरी दुनिया में अकेला व्यक्ति बचा था। शाश्वत कपाड़िया ने सारी उम्मीद छोड़ दी। उसने अपना दिमाग खपाया और यह भी नहीं समझ पाया कि आखिर आरव कैसे गायब हो गया। आरव स्पष्ट रूप से पूरे समय उसकी धारणा के अंदर था। वो अचानक क्यों गायब हो गया? हाँ, आरे। अपनी आंखों के कोने से शाश्वत कपाड़िया ने कुछ खोज लिया था। देखने के लिए पास जाकर उसने देखा कि जमीन खून से सनी हुई थी। हाँ, पता चला कि उसने अपनी ताकत का बहुत ज्यादा अंदाजा लगा लिया था और तूफानी हवाओं में उड़ गया। वाकई तुम्हारे इस पिता को बहुत डर लग गया, लेकिन तूफानी हवाओं में अगर टुकड़े टुकड़े भी हो जाए तो भी मैं तुम्हारी लाश देखना चाहता हूं। जमीन पर पड़े खून के धब्बे अभी सूखने भी नहीं थे। साफ है, ये अभी अभी टपका था। वहां सिर्फ शाश्वत कपाड़िया और आरव, ये 2 लोग थे। खून के धब्बे आरव के अलावा और किसका हो सकता है? खून के धब्बों का ये तालाब देखकर शाश्वत कपाड़िया ने राहत की सांस ली। ये स्थिति बहुत जल्दी उलट गई, जिससे शाश्वत कपाड़िया जैसे सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के विशेषज्ञ को बहुत असहज महसूस हुआ। चारों ओर देखते हुए शाश्वत कपाड़िया ने आखिरकार खून के धब्बों का एक और क्षेत्र पाया और वो खुशी से झूम उठा। वो खून के धब्बों की दिशा में आगे बढ़ने लगा और उनका पीछा करने लगा। वे खून के धब्बे वास्तव में आरव के ही छोड़े हुए थे। उसका शरीर हवा के झोंकों से छोड़े गए घावों से भरा हुआ था। उसके हाथ, पैर, छाती, पीठ और यहां तक कि उसके चेहरे पर भी खून के धब्बे थे। ये सभी घाव हवा के झोंकों से छोड़े गए थे। आरव के कपड़े पहले से ही ताजे खून से भीगे हुए थे, जो बहुत ही भयानक लग रहे थे। लेकिन आरव को इस सब से बिल्कुल भी मतलब नहीं था, जैसे उसे दर्द का एहसास ही न हो। इस समय आरव जमीन पर नहीं भाग रहा था, बल्कि तेज हवाओं के साथ हवा में बह रहा था। आरव का शरीर कागज के टुकड़े की तरह तेज हवाओं के साथ दूर तक बह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने शरीर पर से नियंत्रण खो दिया हो और वो केवल तूफानों के आगे झुक सकता था। लेकिन ध्यान से देखने पर आरव का शरीर एक लय के साथ थोड़ा थोड़ा हिलता हुआ लग रहा था। हालांकि वो सीमा बहुत छोटी थी। जब तक इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था, तब तक वो छोटा था। वो वास्तव में आगे बढ़ रहा था। अगर शाश्वत कपाड़िया मौजूद होता तो निश्चित रूप से उसका आंखें बाहर कूद जाता, क्योंकि आरव ने पहले ही सुरक्षात्मक सार ऊर्जा वापस ले ली थी। वो वर्तमान में पूरी तरह से असुरक्षित था। लेवल 5 गेल क्षेत्र में सुरक्षात्मक सार ऊर्जा को हटाना ये आत्महत्या से अलग नहीं था। सर्वव्यापी वायु ब्लेड मार्शल कलाकारों को कभी भी मांस के पेस्ट में बदल सकते हैं। यहां तक कि भयंकर तूफान दुनिया मार्शल कलाकार जो हर दिन तूफानी हवाओं में रहते थे, किसी ने भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन आरव ने न केवल ऐसा किया, बल्कि वो अब तक जिद्दी होकर जीवित भी रहा। हालांकि उसके शरीर पर घाव बहुत भयानक और चौंकाने वाले लग रहे थे, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि वो अभी भी जीवित था। शाश्वत कपाड़िया ने खून के धब्बों का पीछा करते हुए पूरे रास्ते का सफर तय किया। शुरुआती उत्साह संदेह में बदल गया, फिर ये एक भयावह भावना में बदल गया। जितना ज्यादा अंदर गया, उतनी ही भयावह भावना तीव्र होती गई। जाहिर है, आरव मरा नहीं। अगर आरव ने वाकई प्रतिरोध खो दिया होता तो वो बहुत जल्द ही इन भौतिक पवन ब्लेडों द्वारा टुकड़ों में काट दिया जाता और जमीन पर खून के धब्बे सिर्फ कुछ धब्बे और धब्बे थे। ऐसा लग रहा था कि ये किसी छोटे मोटे घाव से टपका हो। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसने पाया कि जमीन पर खून के धब्बे कम होते जा रहे थे। जब उसने अभी अभी चलना शुरू किया था तो जमीन पर 2 हथेलियों के आकार के खून के धब्बे थे। बाद में ये धीरे धीरे एक हथेली के आकार का हो गया। फिर पीछे की ओर सिर्फ मुर्गी के अंडे के आकार के खून के धब्बे थे।
इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि आरव के घाव अभी ठीक हो रहे थे। शाश्वत कपाड़िया ने गहरी सांस ली और बलपूर्वक सार ऊर्जा को इकट्ठा किया ताकि गति बढ़ाई जा सके और उसका शिकार किया जा सके। वो देखना चाहता था कि आरव क्या धोखेबाज चाल चल रहा है। स्तर 5 गेल क्षेत्र में प्रवेश करने के आधे दिन बाद शाश्वत कपाड़िया ने आखिरकार आरव को देखा जो हवा में बह रहा था। जब शाश्वत कपाड़िया ने सामने आरव को देखा तो उसके दिल में जो विस्मय था उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। आरव पर लगे खून के धब्बे पहले ही सूख चुके थे, लेकिन वो दयनीय एहसास सीधे आगे से आया था। सिवाय इसके कि शाश्वत कपाड़िया आरव की दुखद उपस्थिति को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हो सका, क्योंकि वो मुख्य बात नहीं थी। मुख्य बात यह थी कि आरव वास्तव में स्तर 5 गेल क्षेत्र में पवन की अवधारणा को समझ रहा था। पवन की अवधारणा को समझना अपने आप में कोई प्रभावशाली बात नहीं थी। कोई कह सकता है कि भयंकर तूफानी दुनिया के मार्शल कलाकार जम से ही बिना रुके हवा की अवधारणा को समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई कभी नहीं हुआ जो अवधारणाओं को समझने के लिए इस तरह की पागल विधि का उपयोग करता हो। अपने शरीर को पूरी तरह से तूफानी हवाओं के संपर्क में आने देने के लिए सुरक्षात्मक सार ऊर्जा को हटाना। किसी ने भी इस तरह की आत्मघाती साधना पद्धति को आजमाने की हिम्मत नहीं की होगी। इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि यह 5वें स्तर का तूफानी क्षेत्र था, यहां तक कि 4थे स्तर या यहां तक कि 3रे स्तर के तूफानी क्षेत्र में भी लोग इस तरह की हरकतें नहीं करते, लेकिन आरव ने ऐसा ही किया। न केवल उसने ऐसा किया, बल्कि वो अब तक पूरी तरह से जीवित भी रहा। यह वास्तव में समझ से परे की बात थी। शरीर की रक्षा करने वाली सार ऊर्जा के बिना आरव ने उन अनगिनत केंद्रित हवा के ब्लेडों की लकीरों से कैसे बचा? जब शाश्वत कपाड़िया ने आरव की हरकतों को स्पष्ट रूप से देखा तो उसकी पुतलियां अनायास ही सिकुड़ गई। आरव का शरीर अत्यंत सूक्ष्म सीमा में इधर उधर हिल रहा था, और हर बार जब वो झुकता था तो वो कुशलता से हवा के ब्लेड से बच सकता था। शाश्वत कपाड़िया की दृश्य क्षमता के कारण वो वास्तव में स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था कि आरव ने इससे कैसे बचा, लेकिन निस्संदेह हवा के ब्लेड जो हर जगह थे और जिन्हें केवल उसकी आंखों में सुरक्षात्मक सार ऊर्जा का उपयोग करके ही रोका जा सकता था, आरव उनसे चतुराई से बच सकता था। वे हवा के ब्लेड आरव को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। वाह! एक हवा के ब्लेड ने आरव के शरीर को काट दिया। आरव ने दर्द में अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसके शरीर से कई बूंदें ताजा खून की गिरी। यह दृश्य देखकर शाश्वत कपाड़िया का दिल धड़क उठा। उसने पहले ही स्पष्ट रूप से देखा था कि जब वो हवा का ब्लेड आरव के सामने आया तो आरव के पास बचने के लिए पहले से ही कोई जगह नहीं थी। लेकिन अंतिम परिणाम यह हुआ कि इसने आरव की बाह पर बस एक मामूली घाव छोड़ दिया, और ठीक उसी क्षण पहले सैकड़ों से भी कम पवन ब्लेडों ने आरव पर हमला किया था। लेकिन सिर्फ इस एक पवन ब्लेड ने आरव के शरीर पर हल्का घाव कर दिया। नहीं, मैं उसे हवा की मनसा समझने नहीं दे सकता। उसे मारने का ये मौका ले लो। शाश्वत कपाड़िया को एक अशुभ एहसास हुआ। उसने एक चाल चलने का फैसला किया। अगले ही पल शाश्वत कपाड़िया के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र की आभा अचानक फूट पड़ी, सिर्फ ये देखने के लिए कि उसका शरीर एक प्रतिरूप में बदल गया है जो हवा में आरव की ओर बढ़ रहा है। तूफानी हिंसक लहर। जाओ मर जाओ आरव। एक बहुत ही हिंसक मुक्का जो तब तक भयानक था जब तक कि लोगों को घुटन महसूस न होने लगे। लेकिन हवा में उड़ते हुए आरव अभी भी हवा की अवधारणा को समझने की दुनिया में डूबे हुए थे और शाश्वत कपाड़िया के हमले से बेखबर थे। शाश्वत कपाड़िया की विस्फोटक शक्ति बहुत मजबूत थी और उनकी गति भी बहुत तेज थी। उनकी आकृति पलक झपकते ही कई सौ फीट की दूरी पार कर आरव के सामने आ गई। शक्तिशाली सार ऊर्जा तरंगों ने उन सभी भौतिकीकृत वायु ब्लेडों को उड़ा दिया, जिससे वायु ब्लेडों के बिना एक निर्वात क्षेत्र बन गया। कोई कल्पना कर सकता है कि शाश्वत कपाड़िया की इस मुट्ठी की ताकत कितनी भयानक थी। ठीक इसी क्षण आरव, जिसने पूरे समय अपनी आंखें बंद रखी थी, ने अचानक आंखें खोला। शाश्वत कपाड़िया को देखते हुए उनके मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई दी। शाश्वत कपाड़िया अंदर से चौंक गए और तुरंत महसूस किया कि चीजें ठीक नहीं चल रही थी। दरअसल उसे अपनी आंखों के सामने सिर्फ एक धुंधली सी स्थिति महसूस हुई। आरव की आकृति आंखों से ओझल हो गई। तुम इतने सही समय पर आए हो। मैं हवा के बहाव की सच्ची मंशा को परख सकता हूं, जिसे मैंने अभी अभी समझा था। ऐसा लगा जैसे आरव की आवाज नर्क से आई हो।